Hello everyone, welcome to Upstart Investments. So guys, in this video, we'll discuss about what is stock market. बेसिकली ये वीडियो उनके लिए है जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता। ठीक है, लाइक स्टॉक मार्केट क्या होता है, कंपनीज कैसे लिस्ट होती हैं, आईपीओ क्या होता है, हाउ प्राइस मूव्स, एनएससी, बीएससी, मार्केट कैपिटलाइजेशन, सेबी, सीडीएसएल, एनएसडीएल, हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, ये सारे टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता, ठीक है, डोंट वरी, इस वीडियो के बाद आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। आपके स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपके सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सो वीडियो एंड तक जरूर देखना। एंड प्लीज, इफ यू आर न्यू टू आवर यूट्यूब चैनल, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। बेसिकली गाइस, स्टॉक मार्केट वैसा वो जगह होता है जहां कंपनी के शेयर्स का लेन देन होता है। ठीक है, ये डेफिनेशन तो मैंने गूगल से निकाला है। इट इज अ प्लेस वेयर सेवरल पब्लिकली हेल्ड कंपनीज आर बॉट एंड सोल्ड और वेयर बायर्स एंड सेलर्स कम टुगेदर टू ट्रेड स्टॉक्स। ठीक है, जहां भी कंपनी के शेयर्स के लेन देन होते हैं। कंपनी के शेयर्स के लेन देन कहाँ होते हैं? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो हमारा पब्लिकली हेल्ड स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, एंड जो पब्लिकली हेल्ड कंपनीज लाइक, जिसके पब्लिकली हेल्ड कंपनीज, ये जो टर्म है पब्लिकली हेल्ड कंपनीज मीन्स जिसके शेयर्स पब्लिक को ऑलरेडी ऑफर किए हुए हैं। ठीक है, ये आप आगे समझ जाएंगे। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, आईपीओ। गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हेन अ कंपनी गेट्स लिस्टेड ऑन अ पब्लिक स्टॉक एक्सचेंज फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, कोई भी कंपनी जब पहली बार स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्ट होती है, पब्लिकली हेल्ड स्टॉक एक्सचेंज अपना कौन सा है? दो, एक एनएससी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और एक बीएससी है। ठीक है, बस ये इतना जान लो, आगे हम सीख जाएंगे क्या होता है और। ठीक है, व्हेन अ कंपनी गेट्स लिस्टेड ऑन अ पब्लिकली स्टॉक एक्सचेंज फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम गाइस, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, ओके। आपको कंपनी के ग्रो करने के लिए आपको चाहिए 50 लाख रुपीज। अब ये 50 लैक्स आप कहाँ से लेंगे? सपोज आपने 10 लैक्स ले लिए अपने फैमिली से, और 10 लैक्स ले लिया आपने अपने फ्रेंड से, एंड बचे के 30 लैक्स का आपने बैंक लोन ले लिया। अब अब आपको क्या करना है? ये 10-10 पे भी आपको कुछ इंटरेस्ट देने होंगे, क्योंकि आपने फ्रेंड लोगों से लिया है लोन। ठीक है, बैंक लोन जो लिया है उस पर आपको 8 to 10% पर एनम का इंटरेस्ट लगेगा। साथ ही साथ आपको अपना बिजनेस भी ग्रो करना है। ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा बर्डन हो जाएगा, ये आपका क्या है? डेट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो ये तो चलो छोटा कैपिटल था। मान लेते हैं अगर आपको आपको कंपनी की ग्रो करने के लिए अगर आपको चाहिए 100 करोड़ रुपीज, तब आप कहाँ जाएंगे? बहुत बड़ा अमाउंट होता है ये। तब आप जाएंगे स्टॉक मार्केट्स पे। ठीक है, स्टॉक मार्केट बेसिकली वो जगह होता है जहां कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को देख के, एंड सेबी अप्रूवल, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। ठीक है, बहुत सारा अप्रूवल लेना होता है किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने के लिए। मेनली सेबी अप्रूवल लगता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का। ठीक है, सारा अप्रूवल लेने के बाद भी बहुत लोगों का आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब नहीं होता है। आपने 100 करोड़ फंड रेस तो किया, क्या पता आपका फंड फुल्ली सब्सक्राइब ही ना हो। ठीक है, तो उसके लिए ये भी होता है कि आपका पास्ट बिजनेस ग्रोथ भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, सपोज आपने 100 करोड़ का फंड रेस किया है। ठीक है, तो अब आप क्या कर रहे हैं? मैंने आईपीओ पे, मिस्टर ए ने आपके आईपीओ पे 1 करोड़ इन्वेस्ट किया, मिस्टर बी ने 5 करोड़ इन्वेस्ट किया, मिस्टर सी ने 10 करोड़ इन्वेस्ट किया। ऐसे ही करते 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 आपका आईपीओ जो 100 करोड़ का आईपीओ था, ये हो गया फुल्ली सब्सक्राइब। ठीक है, अब आपने क्या प्रोवाइड किया आईपीओ प्रोवाइड करके? आपका जो प्राइवेट कंपनी था, जिसके सिर्फ आप ओनर हुआ करते थे, जब आपने बिजनेस ग्रो करने के लिए आपने फैमिली, फ्रेंड, बैंक लोन सब रिपे कर दिया, तब भी उस कंपनी के ओनरशिप आप थे। अब आपने 100 करोड़ का फंड रेज जो किया है, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी सब आपके कंपनी पे शेयर होल्डर्स हैं, क्योंकि सबके पास आपके कंपनी के कुछ शेयर्स हैं। शेयर्स हैं मतलब आपने इन सबको अपने कंपनी का परसेंटेज स्टेक दिया है। स्टेक दिया है मीन्स ओनरशिप। अब मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, ये सब आपके कंपनी के कुछ परसेंटेज के ओनर है। बेसिकली आपने इनको, सपोज मिस्टर ए ने आपके 100 करोड़ पे 1 करोड़ इन्वेस्ट किया, तो इसके इनके पास आपका
कंपनी के 1% स्टेक है। मिस्टर बी ने 5 करोड़ इन्वेस्ट किया है तो इसके पास आपकी कंपनी का 5% स्टेक है। मिस्टर सी के पास 10% स्टेक है। ओके। सो गाइज, आपने आईपीओ मतलब, आई होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आईपीओ मतलब जब भी कोई कंपनी, प्राइवेट कंपनी पब्लिकली हेल्ड स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्ट होती है एंड अपने शेयर्स, अपने इक्विटी, इक्विटी मींस ओनरशिप होता है, ठीक है, तभी हम बोलते हैं कि इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, ठीक है। इक्विटी जब उसने अपने पब्लिक को ऑफर किया है, जब ये कोई भी कंपनी अपने प्राइवेट शेयर्स को पब्लिकली ऑफर करती है, उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है, ठीक है। इसमें वो क्या प्रोवाइड कर रही है? अपने कंपनी का ओनरशिप। एंड मैंने ये भी बताया कि कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट क्यों होती है, क्योंकि उनके पास अपने बिजनेस को ग्रो करने का उतना ज्यादा पैसा नहीं होता, ठीक है। इसलिए वो कंपनी स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्ट करती है एंड फंड रेस करती है। एंड जिन लोगों को भी उस कंपनी पे भरोसा होता है कि ये कंपनी आगे जाके अच्छा ग्रोथ करेगी, अच्छे रिजल्ट्स लाएगी, प्रॉफिटेबल होगी, वो लोग उस कंपनी पे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे अभी रिसेंटली टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आने वाला है अगले 1 साल में। तो मुझे लगता है कि वो आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इट्स ऑलरेडी द नेम ऑफ टाटा। टाटा मतलब लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल कंपनीज, ठीक है। सो होप करता हूँ आपको आईपीओ समझ में आया होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, हाउ प्राइस मूव। प्राइस क्या होता है? लास्ट ट्रेडेड प्राइस। कंपनी का लास्ट ट्रेडेड प्राइस को ही हम शेयर प्राइस बोलते हैं, ठीक है। बहुत इजी एग्जांपल से समझाता हूँ। एक पेन है, ठीक है, मेरे पास एक पेन है। मिस्टर ए इस पेन के लिए 10 रुपए देना चाह रहे हैं। मिस्टर बी इस पेन के लिए 12 रुपए देना चाह रहे हैं। मैं पेन सेल करना चाहता हूँ तो मैं किसे सेल करूंगा? ऑफ कोर्स मिस्टर बी को। तो इस पेन का शेयर क्या हो गया? 12 रुपीज। अब मिस्टर बी को ये पेन सेल करना है, वही मिस्टर सी 13 रुपीज देना चाहते हैं, मिस्टर डी 14 रुपीज देना चाहते हैं। अब ये मिस्टर बी किसको पेन सेल करेंगे? कोर्स मिस्टर डी को। क्यों? क्योंकि ही इज पेइंग मोर फॉर दैट शेयर, फॉर दैट स्टॉक, फॉर द अंडरलाइन, ठीक है। क्योंकि वो उस पेन के लिए 14 रुपीज देना चाह रहा है एंड इसको 12 रुपए में, इसने मिस्टर बी ने 12 रुपीज पे ये पेन खरीदा था। मिस्टर सी 13 रुपीज दे रहे हैं, मिस्टर डी 14 रुपीज दे रहे हैं, तो ऑफकोर्स ये मिस्टर डी को बेचेंगे। सो यही होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस। अब इस पेन का लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या था? 14 रुपीज, ठीक है। कि जो पेन 10 रुपए का था, अब वो पेन 14 रुपए का हो गया, ठीक है। सो गाइस, ऐसे ही शेयर प्राइस भी मूव होते हैं। ये जो बीड होता है, ये जो बायर होता है वो बिडिंग करता है, सेलर जो होता है वो ऑफर करता है, ठीक है। ये जो पार्ट है ये सेलर का है, ये जो बिडिंग वाला पार्ट है ये बायर का है। तो बेसिकली बहुत, एक कंपनी में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी होती है, लाइक बहुत सारे बायर्स, बहुत सारे सेलर्स होते हैं, ठीक है। बट जिनका जिनका ऐसा ट्रेडेड प्राइस मैच होते जाता है, जिस कंपनी के शेयर्स के डिमांड बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे उस कंपनी का शेयर प्राइस भी बढ़ते जाता है। सपोज देखो यहाँ पर बहुत सारे प्राइस में बिडिंग हुई है, लाइक 497.25 पे 200 क्वांटिटी, 497.5 पे 250 क्वांटिटी, ऐसी करते करते 498.75 पे 200 क्वांटिटी। ऐसे ही सेलर्स ने भी ऑफर किया है 501.75 पे 300 क्वांटिटी, 501.250 पे 250 क्वांटिटी, ऐसी करके, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 498.75 पे 200 क्वांटिटी का बिडिंग हुआ है, एक बायर ने बिड किया है, एंड दिस साइड सेलर ने 498.75 पे 200 क्वांटिटी का ऑफर किया हुआ है, ठीक है। तो इनका मैच होगा, ठीक है। अब क्या होगा? इस सेलर को ऑफर, जिसने भी ये ऑफर किया है, इसको ये शेयर सेल करने होंगे, एंड जिसको भी ये शेयर चाहिए होते हैं 498.75 पे, इस बायर के पास शेयर प्राइस आ जाएंगे। बट इस कंपनी का हमने क्या एजम्पशन लिया है? दैट शेयर प्राइस था, लास्ट ट्रेडेड जो प्राइस था इस कंपनी का वो 500 था। बट इसने 200 क्वांटिटी सेल किए हैं, इसने 200 क्वांटिटीज बाय किए हैं, कितने पे? 498.75 पे, ठीक है। तो इस कंपनी का अब शेयर प्राइस हो जाएगा 498.75। इट्स दैट सिंपल गाइस। यही जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस होता है उस कंपनी के शेयर का, वही होता है शेयर प्राइस ऑफ दैट कंपनी, ठीक है। अब बहुत लोग होते हैं कि बोलते हैं कि सर इतना शेयर प्राइस ऐसा क्यों बढ़ रहा है, ठीक है, सेलर्स नहीं होते फिर भी शेयर प्राइस बढ़ जाता है बहुत बार। क्योंकि उस शेयर्स का जब बहुत ज्यादा डिमांड होता है, सेलर्स बहुत कम होते हैं, लाइक सप्लाई बहुत कम होता है, डिमांड बहुत ज्यादा होता है, ठीक है।
जब किसी भी शेयर का डिमांड बहुत ज्यादा है एंड सप्लाई कम है, तो ये जो सप्लायर, तब शेयर प्राइस क्यों बढ़ता है ये बताता हूँ। 500 पे मेरे पास 1000 शेयर है, ठीक है। अब मुझे पता है, मैं एक सेलर हूँ, ठीक है, मेरे पास अब मुझे एक शेयर बेचने हैं, ठीक है, बहुत प्रॉफिट मैं ऑलरेडी अर्न कर चुका हूँ, मैंने शेयर सपोज 400 पे लिया था, मेरे पास इस कंपनी के 1000 शेयर है। अब इतनी सारी बिडिंग हुई हुई है, मैं इनमें से किसी को क्यों बेचूंगा। अब वहीं मुझे एक न्यूज, पब्लिकली न्यूज आता है कि इस कंपनी को 10,000 करोड़ का ऑर्डर 10,000 करोड़ का ऑर्डर आया हुआ है, ये कंपनी आगे जाके ग्रोथ कर सकती है, ये कंपनी आगे जाके और भी ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न कर सकती है। तो अचानक से इस कंपनी का शेयर प्राइस का डिमांड बढ़ेगा, डिमांड इंक्रीज होगा। तो जो ये बिडर्स हैं, जो ये बायर्स हैं, जिन्होंने इतने कम पे बिडिंग की हुई थी शेयर प्राइस से 500 पे, जिसने जो ये 498.75 पे 200 क्वांटिटी बाय करना चाहता है, ये 498.75 पे, इससे पहले कि ये शेयर प्राइस 500 से 510 चल जाए, ये 501 पे करने के लिए रेडी हो जाएगा, ठीक है। वहीं ये बायर 502 पे करने के लिए रेडी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। इसी वजह से शेयर प्राइस बहुत बार, जब बहुत ज्यादा शेयर का डिमांड होता है, तो शेयर प्राइस इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि फोमो आ जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। क्यों? क्योंकि 500 पे शेयर मिल रहा था, ये 501 करके पे करके ले लिए। वहीं अगर ये 501 पे करके इस कंपनी का शेयर नहीं लिया इसने, और ये कंपनी का शेयर हो जाएगा 510, तो ये एकदम फोमो आने लगता है कि काश मैं उस टाइम ये शेयर 501 रुपए में ले लेता, 510 रुपए का वेट नहीं करता, ठीक है। इस वजह से किसी भी कंपनी की ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, अच्छे रिजल्ट्स के चक्कर में ना, लोग उस कंपनी के शेयर के लिए ज्यादा पे करने के लिए रेडी हो जाते। दिस इज वाई द शेयर प्राइस इंक्रीजेस। ओके, होप करता हूँ ये टॉपिक भी आपको समझ में आया होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, जो मैंने बताया था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बेसिकली ये क्या है? ये है शेयर प्राइस के, लाइक कंपनीज के दुकान जो होते हैं ना, दुकान बोल सकते हो आप इसको, सेम चीजें, ठीक है। अब जैसे अगर आप किसी भी रिटेल स्टोर पे जाएंगे, अगर आपको लेना है मैगी, ठीक है, अब मैगी है 14 रुपीज का, दूसरे जगह जाएंगे तो भी वो 14 रुपीज का ही मिलेगा, ले कहीं से भी आपको मिलेगा 14 रुपीज पे ही। बात भी एक ही है, सेम टेस्ट, सेम थिंग, सेम ब्रांड, एवरीथिंग। वैसी सेम कंपनी लिस्ट होती है दोनों जगह, एनएससी भी, पीएससी भी, ठीक है। तो आप कहीं से भी लें, कैसे भी लें, शेयर प्राइस भी सेम होता है, सेम कंपनी का ही ले रहे हैं, वो कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। तो बेसिकली एनएससी पे आते हैं। एनएससी होता है निफ्टी 50 इंडेक्स, ठीक है, जो निफ्टी 50 का इंडेक्स होता है, विच इज एनएससी, मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ टॉप 50 कंपनीज। इट शोज, इंडेक्स मतलब क्या होता है? जो टॉप 50 कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन का एक वेटेड एवरेज निकलता है, ठीक है, उनके वेटेज के हिसाब से उस पे एक इंडेक्स बनता है। जो हम बोलते हैं ना दैट कि आज मार्केट ऊपर गया, आज मार्केट नीचे गया, हम ये निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स 30 को देखकर ही बोलते हैं। निफ्टी 50 प्लस में बंद हुआ है मींस मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स इन निफ्टी 50, द 50 कंपनीज, जो भी 50 कंपनी है निफ्टी 50 में, इसमें से मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स ग्रीन में बंद हुई हैं, तब जाके मार्केट ऊपर बंद हुआ है, ठीक है। एंड सेंसेक्स में सेम, टॉप 30 कंपनीज, सेंसेक्स की जो 30 कंपनीज हैं वो निफ्टी 50 में भी इंक्लूडेड होते हैं, एंड प्लस 20 कंपनीज मोर। सेंसेक्स के 30 कंपनीज क्या है? यह है मार्केट कैपिटलाइजेशन टॉप 30 कंपनीज, एंड निफ्टी में टॉप 50 कंपनीज, ठीक है। सो गाइस, ये जस्ट एक इंडेक्स है, इसके बेसिस पे ही बहुत लोग लगता है कि जो मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है, जो करते हैं बेसिकली निफ्टी 50 और सेंसेक्स 30 को देखकर ही करते हैं, ठीक है। सेंसेक्स 30 मीन्स ऑल अच्छे, सबसे टॉप 30 कंपनीज, जो इंडिया के टॉप 30 कंपनीज स्टॉक में लिस्टेड कंपनी है, उनको शो करता है, ठीक है। उन वैसी टॉप 30 कंपनीज का सेंसेक्स 30 एक इंडेक्स है, जो उस उन 30 कंपनीज का एक वेटेड एवरेज निकलता है, ठीक है। तो उस इंडेक्स को देख के हम समझ सकते हैं कि टॉप 30 कंपनीज ने आज कैसा परफॉर्म किया है, ठीक है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, ओके, मार्केट कैपिटलाइजेशन। सबसे पहले तो मैं एक बात बता देता हूँ, अ कंपनी इज बिग बाय इट्स वैल्यूएशन, नॉट बाय इट्स स्टेक। ये लाइन आप समझ जाओ। कोई भी कंपनी अपने शेयर प्राइस की वजह से बड़ी नहीं होती है,
उसके वैल्यूएशन के ऊपर बड़ी होती है। अब एमआरएफ का शेयर है 75,000 का एक, रिलायंस का शेयर है 2500 का एक। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि एमआरएफ की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज से बड़ी है। ठीक है, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द मार्केट वैल्यूएशन ऑफ दैट कंपनी। ठीक है, अब जैसे जेएसडब्ल्यू स्टील है, जिंदल स्टील ले लो, कुछ भी ले लो, टाटा स्टील का अब शेयर प्राइस है 110 कुछ, जेएसडब्ल्यू का है 600, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि जेएसडब्ल्यू स्टील टाटा स्टील से बड़ी है। ठीक है, बेसिकली मेरा यही है कि शेयर प्राइस के बेसिस पे आप किसी भी कंपनी को आप जज नहीं कर सकते कि ये कंपनी बड़ी है। ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसा कैलकुलेट होता है? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इनटू शेयर प्राइस। सपोज एक कंपनी का एक कंपनी के पास 100 शेयर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर्स एंड दिस शेयर प्राइस, जो कंपनी का शेयर प्राइस है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, वो भी 100 है, तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना हुआ? 10,000। ओके, सो मार्केट कैपिटलाइजेशन यही होता है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इनटू शेयर प्राइसेस। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बेसिकली ये स्टॉक मार्केट का बोल सकते हो आप पुलिस है। ठीक है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज एंड टू प्रमोट द डेवलपमेंट, टू प्रमोट एंड द डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ स्टॉक मार्केट। बेसिकली सेबी जो है वो बस इन्वेस्टर्स के जो पैसे हैं, ठीक है, एंड स्टॉक मार्केट पे कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, ठीक है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस अच्छे से फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, ये सब देखने का काम होता है सेबी का। सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस सेबी फॉर्म करती है, लाइक बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो स्टॉक एक्सचेंजेस एंड इन्वेस्टर को फॉलो करना होता है, विच इज प्रोवाइडेड बाय सेबी। ठीक है, बेसिकली सेबी एक स्टॉक मार्केट्स का पुलिस से समझ जाओ आप, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज मार्केट। अब मैं देखूंगा कि मेरे एक फ्रेंड ने इन्वेस्ट किया था किसी के कहने पे 10,000 रुपए, और दूसरे दिन उसके 10,000 रुपए डूब गए। ठीक है, बट उसने किसी के कहने पे कहा था जो ऐसी मतलब रैंडम इंसान है। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता, सेबी यही सब ध्यान रखता है कि किसी के भी पैसे कोई मिसयूज ना करे। ठीक है, मैं अब आपको बोलूंगा मैं आपके पैसे को डबल करके देता हूँ, 1 लाख रुपए मुझे दे दो। अब मैं उसे 1 लाख रुपए को डुबा देता हूँ, अब मैं आपको पूरा, आप आपसे दूर कहीं चल जाता हूँ, कहीं मतलब अनजान जगह चल जाता हूँ, आप ना मेरे को ढूंढ पा रहे हो ना कुछ कर पा रहे हो, ना मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूँ ना कुछ हूँ। तो बेसिकली सेबी यही सब चेक करता है कि कोई भी किसी के पैसे का मिस यूज नहीं कर रहा हो, सब अच्छे से सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं या नहीं, यही सब। ठीक है, एनएसडीएल, सीडीएस, ये है डिपॉजिटरी। एनएसडीएल है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, इनका प्राइमरी ऑपरेटिंग मार्केट क्या है? एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। फिर है सीडीएसएल, प्राइमरी ऑपरेटिंग मार्केट क्या है? बीएससी। एक सर्कल समझाता हूं मैं, उसको आप समझना। आपने शेयर खरीदा एबीसी लिमिटेड का, कौन से ब्रोकर के थ्रू खरीदा? आईआईएफएल सिक्योरिटीज के थ्रू। किस एक्सचेंज से खरीदा? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, एबीसी लिमिटेड का शेयर खरीदा आईएफएल सिक्योरिटीज ब्रोकर के थ्रू, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से। ठीक है, एनएससी का प्राइमरी मार्केट क्या है? एनएसडीएल। तो आपके जो शेयर्स हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पे, जो डीमटेरियलाइज फॉर्म में जो शेयर्स हैं हम बोलते हैं, ठीक है, बेसिकली डिपॉजिटरीज आपके शेयर्स को, पहले क्या होता था, पेपर फॉर्म में होता था आपके पास। सपोज लाइक आपके पास अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज के अगर आपके पास शेयर्स हैं, तो बेसिकली वो उस टाइम होता था पेपर फॉर्म में, तो जिनके पास वो पेपर है वो उसके पास उस कंपनी का शेयर होता था। बट आजकल क्या होता है, आजकल डीमटेरियलाइज फॉर्म में होता है, लाइक मीन्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किसी भी कंपनी के आपके शेयर्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो मैंने एनएससी से स्टॉक खरीदा, तो अब मेरा शेयर्स का जो डिपॉजिटरी है, तो एनएसडीएल जो है वो मेरे कंपनी को, सपोज मैंने एबीसी लिमिटेड के 100 शेयर्स लिए, तो जो एबीसी लिमिटेड के 100 शेयर्स मैंने कहाँ से लिए थे? कौन से ब्रोकर के थ्रू? आईएफएल सिक्योरिटीज ब्रोकर के थ्रू लिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से लिए। अब वो मेरा शेयर्स जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखेगा वो कौन रखेगा? एनएसडीएल। एनएसडीएल जो है वो मेनली इंडिया में सिर्फ दो ही डिपॉजिटरी हैं, एनएसडीएल एंड सीडीएसएल, बोथ आर अप्रूव्ड बाय सेबी, मतलब सेबी के सिर्फ यही दो हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि आपने एनएससी से लिया और किसी और ही डिपॉजिटरी में जा रहा है शेयर्स, ऐसा नहीं होता। एनएस अगर आपने एनएससी से लिया है तो आपके शेयर्स
एनएसडीएल में जाएंगे, बीएससी से लिया है तो सीडीएसएल में जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि बीएससी से ही लेना है या एनएससी से लेना है, आप दोनों में से भी ले सकते हो। एक कुछ शेयर्स एनएससी से लो कि कुछ शेयर्स बीएससी से लो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। सो बेसिकली एनएसडीएल एंड सीडीएसएल आर द डिपॉजिटरीज हु होल्ड द शेयर्स ऑफ द इन्वेस्टर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ये हम इन्वेस्टर्स का शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखते हैं, ठीक है। डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म बोलते हैं उसको, ठीक है। सो गाइस हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, ठीक है। बेसिक्स क्या होते हैं, आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, लास्ट ट्रेडेड प्राइस कैसे मूव होता है शेयर प्राइस का, ठीक है। एंड एनएससी बीएससी क्या होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, सेबी क्या होता है, एनएसडीएल सीडीएसएल क्या होता है। आई होप आपके सारे के सारे टॉपिक्स कवर हो गए होंगे, आपका सारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको जानना है तो डेफिनेशन तो गूगल पे है ही, एंड अगर वीडियो समझ में नहीं आया तो वापस चेक कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। एंड हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, बेसिकली स्टार्ट करने के लिए जो आपको लगता है एक डीमैट अकाउंट, डीमैट अकाउंट अभी मैंने बताया था, डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में एनएसडीएल एंड सीडीएसएल अपने हमारे शेयर्स को रखते हैं, तो उस शेयर्स के लिए हमको एक डीमैट अकाउंट ओपन होता है करना होता है, जो हमारे शेयर्स को होल्ड करता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में जो हम बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो शेयर्स होता है उसके लिए हमको एक डीमैट अकाउंट ओपन करना होता है। अब डीमैट अकाउंट अपन कहाँ ओपन कर सकते हैं, ब्रोकर्स के पास। बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, आईएफएल सिक्योरिटीज, जीरोधा, स्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग, फाइव पैसे, एडलवाइज, अलाइज ब्लू, बहुत सारे हैं, मोतीलाल ओसवाल, बहुत सारे हैं, ठीक है। बट पर्सनली मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप आईआईएफएल सिक्योरिटीज में ही ओपन करें अकाउंट। क्यों, इसके बहुत सारे रीजंस हैं, मैं एक वीडियो भी लेके आऊंगा कि आईएफएल सिक्योरिटीज मार्केट में आपको डीमैट अकाउंट क्यों ओपन करना चाहिए। इसमें इन्होंने इतने सारे फीचर्स दिए हैं, बहुत कुछ ज्यादा ही फीचर्स दे रखे हैं, ठीक है। बेसिकली तो हम कहाँ थे, हाँ, स्टार्ट इन्वेस्टिंग कैसे करना है, डीमैट अकाउंट जरूरी होता है जो हमारे शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करता है। अब डीमैट कहाँ खोलना है आपको, मैंने क्या बताया, आईएफएल सिक्योरिटीज। क्यों, आईएफएल सिक्योरिटीज के इसके ऊपर एक तो वीडियो लाऊंगा ही लाऊंगा, अभी बता देता हूं मैं। इसमें बेसिकली आपको जो चार्जेस लगेंगे वो होता है 20 रुपीज पर ऑर्डर। जो जीरोधा अपस्टॉक्स, ये सब सेम है ना, सब पे इतना तो मिनिमम लगेगा ही लगेगा, ठीक है। बट आईएफएल सिक्योरिटीज के पास और भी प्लान है, उस प्लान के बारे में छोड़ दो, वो बाद में जान चलते हैं उसके पास अपन। एंड इसी प्लेटफॉर्म पे आप म्यूचुअल फंड भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ना अपस्टॉक्स ना जीरोधा, ये आपको उसी प्लेटफॉर्म पे म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करने नहीं देगा, आपको अलग कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो एंड इसमें एक आईएफएल सिक्योरिटीज में ने एक ये है कि सुपरस्टार पोर्टफोलियो, सुपरस्टार पोर्टफोलियोज मींस लाइक राकेश झुनझुनवाला जी, रेखा झुनझुनवाला जी, विजय केडिया, जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनके पोर्टफोलियोज आप देख सकते हैं, अगर आपका अकाउंट आईएफएल मार्केट ऐप पे है तो, ठीक है। उनके पोर्टफोलियोज देख के आपको क्या लगेगा कि अब जाहिर सी बात है, राकेश झुनझुनवाला जी ने, रेखा झुनझुनवाला जी ने, विजय केडिया जी ने जिस भी शेयर कंपनी में इन्वेस्ट किया है, कुछ सोच समझ के किया होगा, कुछ उस कंपनी में ग्रोथ होगी तभी उसमें इन्वेस्ट किया होगा। तो बेसिकली आईएफएल सिक्योरिटीज मार्केट के ऐप के थ्रू, वेट, ओके, इस ऐप के थ्रू आप म्यूचुअल फंड भी कर सकते हैं, सुपरस्टार पोर्टफोलियोज भी देख सकते हैं, ठीक है। एंड ग्लोबल ग्लोबल मार्केट पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लाइक इंडिया से बाहर भी जो कुछ कंपनीज लिस्टेड हैं उस पे भी आप इस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, मैं इस पे भी एक वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। सो बेसिकली पर्सनली मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आईएफएल सिक्योरिटीज पे ओपन करो, बट अगर आपको जीरोधा अपस्टॉक्स पे भी करना है तो ये आपके ऊपर है, ठीक है। बट पर्सनली आई सजेस्ट टू ओपन योर डीमैट अकाउंट इन आईएफएल सिक्योरिटीज। एंड आईएफएल सिक्योरिटीज पे अगर आपको फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आईएफएल सिक्योरिटीज का लिंक होगा, अगर आप उस लिंक से ओपन करेंगे तो आपका डीमैट बिल्कुल फ्री में ओपन हो जाएगा, ठीक है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आईएफएल सिक्योरिटीज का, जीरोधा का एंड अपस्टॉक का, तीनों का लिंक दिया हुआ है, तो आप वहां से अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। मैं होप करता हूँ कि आपको हर चीज समझ में आया होगा, ठीक है, कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, जो जितने भी मैंने टॉपिक्स कवर किए हैं, मैं होप करता हूँ कि आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे, ठीक है। एंड गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।